आज की कहानी है अय्याश दर्जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा मेरे नज़दीक आइए भाभी जी, ताकि अच्छी तरह नाप ले सकूं। और कितना नज़दीक आऊं? मेरे अंदर घुसकर नाप लेने की चाहत है क्या? अरे 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 अरे, आप क्या कह रही हैं भाभी जी? भला मेरी औकात ऐसी कहाँ? मुझे तो बस नाप लेना है, जरा मेरी तरफ मुड़िए तो। ये है मादीपुर गांव का टेलर कालू मास्टर। गांव की सारी औरतें इसी से सूट सिलवाने के लिए आती हैं, क्योंकि इसके अलावा गांव में कोई और टेलर नहीं है। जब औरतें इससे सूट सिलवाने के लिए आती हैं तो ये औरतों को नाप लेने के बहाने उनके साथ छेड़छाड़ करता है, उनको गलत तरीके से छूता है। जब औरतें इस पर आपत्ति जताती हैं तो ये औरतों को ये कहकर टाल देता है कि नाप लेना तो ज़रूरी है और नाप लेगा तो उन्हें हाथ भी लगाएगा। इसीलिए औरतें चुप हो जाती हैं। इसीलिए ये नाप लेने के चक्कर में आधा पौना घंटा तो नाप लेने में ही लगा देता है। सूट एकदम मॉडर्न और डिजाइनर सिलना है विकी मास्टर, फिटिंग भी एकदम सही आनी चाहिए। लेकिन इसके लिए तो नाप देना होगा भाभी जी, नाप लिए बगैर मैं कैसे सिलूँगा? क्योंकि नाप सही होगा तभी तो सूट एकदम फिट और इफेक्टिव सिल पाऊंगा ना भाभी जी। लेकिन कालू मास्टर, तुमने पिछले हफ्ते ही तो नाप लिया था। उस बात को तो एक हफ्ता हो गया भाभी जी। उसके बाद तो क्या पता आपके साइज में कितना फेरबदल हुआ है, इसलिए नया नाप तो लेना ही पड़ेगा। अगर नाप देने का मन नहीं है तो रहने दो, लेकिन मुझे मत बोलना कि सूट में खराबी कर दी, फिट नहीं आया। आप देख लो। अगर ऐसी बात है तो फिर ले लो नाप, लेकिन सूट एकदम बढ़िया ही सिलना है। तुम्हें पता है ना, मुझे हल्की सी भी खराबी सूट में अच्छी नहीं लगती। एकदम परफेक्ट सूट सिलना है। तेजस के इतना कहते ही कालू मास्टर की आंखों में चमक आ जाती है और जैसे उसकी लॉटरी ही लग गई हो। वो फटाफट मशीन पर पड़ा अपना इंची टेप उठाता है और तेजस का नाप लेने लग जाता है। और वो मन ही मन सोचता है, वाह क्या फिगर है भाभी जी की, एकदम मस्त। तो तेजस उसे टोकते हुए कहती है, क्या सोच रही हो विकी मास्टर? तो वो कहता है, कुछ नहीं भाभी जी, बस मैं तो ये सोच रहा था कि आप पहले से दुबली हो गई हैं, आप अपने खान पान पे ध्यान दे भाभी जी। कालू मास्टर, तुम मेरी हेल्थ की तो छोड़ो, तुम अपने नाप पर ध्यान दो। सूट अच्छे से सिलना चाहिए, मेरी हेल्थ का तो मैं खुद ही देख लूँगी। हाँ हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ भाभी जी। आप तो नाराज हो रही हैं बेमतलब। कालू मास्टर अय्याश किस्म का आदमी था। वो औरतों को नाप लेने के बहाने कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कमर पर कभी कहीं हाथ लगाता। कोई औरत उसे टोकती भी नहीं थी, क्योंकि कई तो समझ ही नहीं पाती थी कि वो नाप लेने के बहाने उनको गलत तरीके से छू रहा है। और कुछ समझ जाती तो शर्माते हुए नहीं बोलती कि क्या 5-10 मिनट की बात है, फिर उनको कालू मास्टर से कोई मतलब ही नहीं। और कुछ टोकती तो कालू मास्टर अपना नाप लेने की आड़ में उन पर बहाना बना देता कि नाप लेना ज़रूरी है, अगर अच्छे से नाप नहीं लिया तो सूट अच्छा नहीं सिलेगा। इस तरह ये सिलसिला चलता आ रहा था। और जब वो औरत नाप देकर दुकान से चली जाती तो कालू मास्टर उसके ख्यालों में खो जाता और अपने आप से बात करता, वाह 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 क्या फिगर था भाभी जी का, एकदम मस्त। हीरोइनें भी फेल हैं उनके फिगर के आगे, तो पता नहीं क्या खाती हैं, ऐसा फिगर एकदम मस्त। कालू मास्टर, तू तो बड़ा लक्की है, तुझे रोज़ रोज़ नए नए औरतों के फिगर को छूने का मौका मिलता है। हे ऊपर वाले, अगले जन्म मोहे दर्जी ही कीजो और इस गांव में मेरे अलावा कोई और दर्जी ना आए। तेजस रुक्मणी देवी की सबसे छोटी बहू थी और उसकी मंझली बहू का नाम सुलेखा था और सबसे बड़ी बहू का नाम वंदना था। दोनों छोटी बहुएं तेजस और सुलेखा काफ़ी मॉडर्न थी, लेकिन वहीं बड़ी बहू बहुत ही संस्कारी किस्म की थी। एक दिन वंदना अपनी सास रुक्मणी देवी के लिए चाय लेकर आती है और अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, पाए लागू माँ जी। उसके बाद रुक्मणी देवी भी उसको आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, खुश रह बहू, भगवान तुझे सदा खुश रखे। ये कहकर रुक्मणी देवी जैसे ही चाय पीने लगती है, वैसे ही उसकी दोनों छोटी बहुएं भी वहाँ आ जाती हैं। दोनों ने मॉडर्न कपड़े पहने थे, दोनों की दोनों अपने मॉडर्न सूट में जच रही थी। उन्हें देखकर रुक्मणी देवी कहती है, अरे वाह बहू, तुम दोनों पर ये सूट कितने अच्छे लग रहे हैं, जरूर कालू मास्टर से सिलवाए होंगे। जी मम्मी जी, कालू मास्टर से ही सिलवाए हैं।
और इस शहर में है भी कौन कालू मास्टर के अलावा जो हमारे सूट सील सके। एक वही तो है जो एकदम फिट एंड फाइन सूट सील कर देता है। रुक्मणी देवी की दोनों छोटी बहुएं कालू मास्टर के गुण गाती रहती थी, क्योंकि वो उनके सूट एकदम बराबर सीलता था। इसीलिए सूट सिलवाने के चक्कर में वो दोनों अय्याश कालू मास्टर की अय्याशी को इग्नोर कर देती थी, और उन्हें फैशन के कपड़े भी सिलवाने का बहुत शौक़ था। इसीलिए कालू मास्टर जब उन्हें आए तीसरे दिन नाप लेने के लिए कहता तो वो नाप देने के लिए भी फटाफट तैयार हो जाती। लेकिन रुक्मणी देवी की सबसे बड़ी बहू बहुत ही सादी थी, हमेशा घूंघट में रहती और साड़ी पहने रहती। एक दिन रुक्मणी देवी बड़ी बहू वंदना से कहती है, अरे वंदना बेटी, तू भी एक दो सूट सिलवा ले, क्यों इस घूंघट और साड़ी में परेशान होती है। तू नए ज़माने की औरत है, पुराने ज़माने में क्यों जी रही है। उन बहुओं को देख, वो दोनों भी तो कैसे मॉडर्न डिजाइनर सूट सिलवाती हैं और कितनी सुंदर लगती हैं। वो दोनों सारा घर का काम कितनी आराम से कर लेती हैं। इसलिए बेटा तू भी एक दो सूट सिलवा ले। अरे माँ जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो रुक्मणी देवी जी कहती हैं, क्यों दिक्कत नहीं है, तू क्या इंसान नहीं है, और तू क्या उन बहुओं की तरह बहू नहीं है। सिलवा ले एक दो, मैं कह रही हूँ। रुक्मणी देवी के कहने पर वंदना सूट सिलवाने के लिए राजी हो जाती है। तभी उनका बेटा राजेश भी वहाँ आता है। तो रुक्मणी देवी जी राजेश से कहती हैं, राजेश बेटा, ऐसा करना, तू वंदना को अपने साथ ऑफिस जाते वक्त मार्केट ले जाना और इसे एक दो सूट का बढ़िया सा कपड़ा दिला देना, फिर कालू मास्टर की दुकान पर छोड़ देना। ये अपना नाप देकर सूट सिलने के लिए वहाँ दे आएगी। अपनी माँ के कहने पर राजेश वंदना को अपने साथ मार्केट ले जाता है और एक दो सूट का एक दुकान से कपड़ा दिलाकर उसे कालू मास्टर की दुकान पर छोड़कर वो ऑफिस चला जाता है। घूंघट में अपनी दुकान पर आई औरत को देख कालू मास्टर की आंखों में चमक ही आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, आज तो घूंघट का माल छेड़ने को मिलेगा। फिर वो वंदना से कहता है, बोलिए भाभी जी, क्या सिलवाना है। मुझे दो सूट सिलवाने हैं। अरे, सूट सिलवाने के लिए तो नाप देना पड़ेगा, जरा आगे आइए। तो वंदना नाप लेने के लिए आगे आ जाती है। फिर कालू मास्टर अपना इंची टेप उठाता है और वंदना का नाप लेना शुरू कर देता है, और नाप लेने के बहाने वो वंदना को कभी कहीं छेड़ रहा था। और वो मन ही मन सोचता है, अरे फिगर तो इसका भी बहुत अच्छा है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है। वो ये सोच रहा था कि वंदना कुछ समझ ही नहीं रही है, लेकिन वंदना को सब समझ आ रहा था। उसने घूंघट बेशक किया था, लेकिन कालू मास्टर की हरकतों को वो भांप जाती है। उसे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होती और वो कालू मास्टर से कहती है, अब नाप लेने के बहाने ये छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। भाभी जी, कैसी छेड़छाड़, मैं तो बस नाप ले रहा हूँ। अब नाप तो नहीं ले रहे, ये तो मुझे सब समझ गई हूँ। नाप लेने के बहाने क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ समझा है क्या। कालू मास्टर अपने कारनामे पर मिट्टी डालने की कोशिश करता है और कहता है, ना ना भाभी जी, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, आपने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया। तो वंदना भी भड़कते हुए कहती है, आप नाप तो नहीं ले रहे, आप तो कुछ और ही कर रहे हैं, मुझे जगह जगह से छेड़ रहे हैं। वंदना से ये सब सहन नहीं होता और वो घर जाकर कालू मास्टर की सारी हरकतें अपनी सास को बता देती है। माँ जी, जिस कालू मास्टर को आप बहुत बढ़िया टेलर समझती हैं ना, वो तो एकदम घटिया और अय्याश किस्म का है। वंदना की इस बात पर रुक्मणी देवी जी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक उसके बारे में ऐसी बात नहीं सुनी थी, क्योंकि उनकी खुद दो बहुएं उनसे सूट सिलवाती थी। उन्होंने भी आज तक ऐसा कालू मास्टर के बारे में कुछ नहीं कहा। इसीलिए वो वंदना से कहती हैं, बहू तू क्या कह रही है, होश में तो है। हाँ माँ जी, वो बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम सड़क छाप। बहू मुझे साफ साफ बता, उसने तेरे साथ किया क्या है। फिर वंदना अपनी सास रुक्मणी देवी को कालू मास्टर की सारी हरकतें बता देती हैं। तब तक उसकी दोनों छोटी बहुएं तेजस और सुलेखा भी वहाँ आ जाती हैं और रुक्मणी देवी उनसे पूछती है, तेजस और सुलेखा, क्या वंदना जो कह रही है वो सही है? क्या कालू मास्टर भी नाप लेने की आड़ में तुम्हें भी छेड़ता है? ये सुनते ही तेजस और सुलेखा चौंक जाती हैं और अपनी बेवकूफ़ी पर पछताते हुए कहती हैं,
हाय दैया, वो छेड़छाड़ करता है और हम उसको नाप देने के लिए उसकी छेड़छाड़ को ऐसे ही बर्दाश्त करते रहे। हम सोचते रहे कि वो तो नाप ले रहा है और वो ये हरकत करता है। हमने तो कभी समझा ही नहीं इस बात को। कमीना आधा पौना घंटा तो नाप लेने में ही लगा देता है और हम सोचते रहे कि वो नाप बड़े ध्यान से ले रहा है। हे राम, हमारी तो अकल पर पत्थर ही पड़ गए थे। कालू मास्टर का ये राज सामने आते ही रुक्मणी देवी जी उसको सबक सिखाने का सोचती हैं और वो कहती हैं, बदमाश मेरी बहुओं को छेड़ता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, अभी उसको सबक सिखाती हूँ, तब उसे नानी याद आएगी। रुक्मणी देवी अपनी तीनों बहुओं को लेकर थाने पहुंचती है और वो महिला पुलिस को कालू मास्टर की सारी हरकतें बता देती है। महिला इंस्पेक्टर को जैसे ही कालू मास्टर की हरकत का पता चलता है वो ग्राहक बनकर उसकी दुकान पर पहुंच जाती है। उसे देखते ही कालू मास्टर की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है, भाभी जी बोलिए क्या काम है आपको। कालू मास्टर, मुझे सूट सिलवाना है, एकदम बढ़िया वाला। अरे भाभी जी किस लिए बैठे हैं, सूट सिलने के लिए ही तो बैठे हैं, सूट नहीं सिलेंगे तो क्या करेंगे। ऐसा करिए आगे आइए और नाप दे दीजिए। इतना सुनते ही कालू मास्टर अपना इंची टेप उठा लेता है और महिला इंस्पेक्टर का नाप लेना शुरू कर देता है। उसकी तो जैसे आदत ही थी नाप लेने के बहाने औरतों को इधर उधर हाथ लगाने की। उसे क्या पता था कि ग्राहक के रूप में महिला इंस्पेक्टर उसके सामने खड़ी है। वो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं था। उसने तो अपना काम करना शुरू कर दिया, मगर इस दफ़ा उसका पासा उल्टा पड़ गया। वो जैसे ही महिला इंस्पेक्टर को छेड़ने लगा तो महिला इंस्पेक्टर ने उसे जोर का चांटा मारा और महिला इंस्पेक्टर कहती है, अय्याश तू टेलरिंग के बहाने औरतों के साथ छेड़छाड़ करता है, तू जानता भी है मैं कौन हूँ। अरे आप कोई भी हो, मुझे इससे क्या मतलब है, मैं तो अपना काम कर रहा था, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चांटा मारने की। अब महिला इंस्पेक्टर और ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है, अच्छा तू थाने चल, तुझे मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। थाने चलकर नाप लेना तुझे मैं सिखाऊंगी। जब ऊपर से नीचे तक तेरा नाप लूँगी ना तब तुझे पता चलेगा नाप कैसे लिया जाता है। अब महिला इंस्पेक्टर ले जाकर उसे जेल में बंद कर देती है, जहाँ उस पर मुकदमा चलता है और 5 साल की सज़ा हो जाती है। अब वह अपनी गलती पर पछता रहा था, लेकिन पछताने का अब कोई फ़ायदा था ही नहीं।